वॉज नॉट एबल टू क्लियर NDA रिटर्न फॉर 3 times, तो वो तो चला गया, तो नेवी तो नहीं हो पाया। फिर मैंने सोचा JEE थ्रू 10+2 नेवल एंट्री उसमें जाए, लेकिन मेरा JEE का हाईएस्ट परसेंटाइल आया था 65, तो उसमें भी मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था 10+2 बीटेक के लिए। फिर बचा था TS के लिए। फिर मैंने प्रेम सर तेजस सर के साथ SSB का प्रिपरेशन किया। जैन अटेम्प्ट में गया, लेकिन उस वक्त मैं इतना अवेयर नहीं था। सर ने प्रिपरेशन अच्छे से करा के दिया था, लेकिन मैं फिर भी इतना अवेयर नहीं था, इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। तो उस वक्त मैं कॉन्फिडेंस आउट हुआ था, स्क्रीन हो गया था, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस आउट हुआ था, डाउटफुल था, मेरा कॉन्फिडेंस भी काफ़ी लंबा चला था। फिर मुझे समझ में आया कि कुछ तो करना पड़ेगा अब। फिर मैंने प्रेम सर तेजस सर से बात की, मैं AFPA गया नागपुर। वहाँ पे 14 डेज रहने के बाद समझ में आया कि मेरी क्या मिस्टेक्स हुए थे। यहाँ पे आने के बाद सर से डिस्कस किया, खुद कुछ चीज़ें खुद में डेवलप की। उसके बाद प्रैक्टिस की, बहुत प्रैक्टिस की थी साइक मेरा बहुत गंदा था, बहुत साइक की प्रैक्टिस की। इंटरव्यू के क्वेश्चंस खुद लिखे, इंटरव्यू के क्वेश्चंस प्रिपेयर किए। सर ने इंटरव्यू दिया था, अनुष्का ने इंटरव्यू दिया था मेरा, तो उसमें काफ़ी सीखने को मिला कि क्या क्या मिस्टेक्स हो रही है। फिर इस बार जब गया तो वहाँ पे बाहर गेट के बाहर खड़े थे, तो अराउंड 327 की भीड़ थी। देख के थोड़ा टेंशन आया कि इतना है, लेकिन फिर भी एक था कॉन्फिडेंट कि हाँ इस बार तो हो जाऊँगा। फिर बाद में अंदर जाने के बाद पता चला 147 रिपीटर्स थे, और रिपीटर्स का अलग से ही ग्रुप बनता है, और उसमें 11 प्रीवियसली रिकमेंडेड आए थे, तो थोड़ा और फिर ये हुआ कि हाँ कम चांसेस है काफ़ी इस बार। फिर और मेरे साथ एक AFPA वाला फ्रेंड था मेरा, हम दोनों मतलब अनफॉर्चुनेटली के ग्रुप में आ गए PPNDT के, और उसमें मेरे साथ 2 प्रीवियसली रिकमेंडेड थे। एक मेरा पहला बैचमेट था SSB का, 2 सर्विस कैंडिडेट थे नेवी के। तो और ये था कि इनसे कॉम्पीट करना है, तो लेकिन एक अच्छा था, उन्होंने पहले ग्रुप डिवाइड कर दिए थे। जैसे नॉर्मली फिश मार्केट होने के बाद ग्रुप डिवीजन होता है, लेकिन उन्होंने पहले ही ग्रुप डिवाइड कर दिया था, तो ये हेल्प हुआ। और मैंने यही फोकस रखा था कि मुझे ये सोचना नहीं कि मेरे ग्रुप में कौन कौन है, मुझे बस मेरा बेस्ट देना है। तो हमारा मतलब OIR तो काफ़ी अच्छा इजी आया था, 50 क्वेश्चन से अराउंड 21 मिनट्स दिए थे उन्होंने, तो वो OIR तो मुझे प्रॉब्लम नहीं था। DFC में था तो मेंटल एबिलिटी की वजह से OIR काफ़ी अच्छा था। लेकिन फिर PPNDT में इमेज इतना ब्लर आया था, मुझे 3 कैरेक्टर दिखे थे, किसी को एक ही दिखा था, किसी को 5 दिखे थे, किसी को फैक्ट्री सीन दिखा था, मुझे लैब दिखी थी। तो 15 लोगों में कम से कम 12 to 13 अलग अलग सीन्स बने थे, तो लगा था काफ़ी फिश मार्केट होगा। लेकिन मैंने सबकी स्टोरी अच्छी से सुनी थी, और मेरी अकेले की लैब वाली थी, एक्सपेरिमेंट चल रहा है, बाकी मैक्सिमम लोगों ने फैक्ट्री पे बनाई थी। तो मैंने सोचा मेरी खुद की स्टोरी सेल करने में फ़ायदा है नहीं, तो मैंने फिर जैसे ही नरेशन हुआ, GD स्टार्ट हुआ, मैंने बोल दिया कि लेट्स गो विद द फैक्ट्री थीम, ताकि स्टोरी मतलब कंक्लूड कर पाए हम लोग। लेकिन फिर भी कंक्लूड तो हुई नहीं थी, बस कैरेक्टर्स डिस्कस हुए और बस थीम डिस्कस हुआ कि फैक्ट्री पे बनानी है। तो फिर भी एक डर था मन में कि होगा या नहीं होगा स्क्रीनिंग, क्योंकि 2 रिकमेंड वाले थे। लेकिन फिर हमारा अराउंड 9:30-10 उन्होंने फ्री कर दिया था। उसके बाद रिजल्ट आया 5:45। इतनी देर हम लोग बाहर धूप में बैठे हुए थे, हम लोग उनको बोल रहे थे सर हमें मत करो, पूरा बैच वॉश आउट कर दो, लेकिन घर जाने दो अभी। इतना बोर हो गए थे हम लोग। वो सेंटर छोटा है कपूरथला, वो स्लॉट में भेज रहे थे, पहले 1-1-12 भेजे, फिर अगले 1-1-12, तो काफ़ी बोर हो गए थे हम लोग वहाँ पे बैठे बैठे। बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे जाने दो घर पे भी, हमें नहीं आना आपके साथ, ट्रेनिंग मत करो हमें, लेकिन जाने दो। लेकिन फिर उन्होंने आखिरी में रिजल्ट बोला, तो स्टार्टिंग हुई थी 198 चेस्ट नंबर से, फर्स्ट जिसका नाम लिया 198 था। मुझे लगा मेरे बहुत चांसेस कम है, तो मैं एकदम रिलैक्स हो गया, अपना होने नहीं वाला है। लेकिन फिर चेस्ट नंबर जो 4 अनाउंस हुआ, तो मेरा आया चेस्ट नंबर 43 था मेरा पहले, तो मेरा अनाउंस हुआ, मैं मेरे इसमें था, मेरा ध्यान ही नहीं, मेरा अनाउंस हुआ चेस्ट नंबर। साइड वाला बोलता है तेरा अनाउंस हुआ है, फिर मैंने मेरा नाम बोला, फिर मैंने नया चेस्ट नंबर पहना, तो खुशी थी कि हाँ इस बार परफॉर्म करने को मिलेगा। फिर अंदर गए, डॉक्यूमेंटेशन हुआ, जब लाइन में आए हम लोग मतलब रूम्स में, तो समझ में आया कि पहले 9 लोगों में मैं अकेला रिपीटर हूँ, बाकी सारे स्क्रीन आउट्स थे। अलग टेंशन आया कि मैं कहीं डोमिनेंस ना दिखा दूँ मेरा, कि सारे स्क्रीन आउट्स उनको एक्सपीरियंस नहीं था, मैं अकेला उनमें रिपीटर आया था, ये एक था। लेकिन फिर भी सोचा नहीं, फिर भी हम लोग बेस्ट देंगे अपना। और साइक की बहुत प्रैक्टिस की थी मैंने, मेरे स्टोरीज अच्छे नहीं आते थे पहले, बहुत स्टोरीज लिखे हैं मैंने, तो उसके वजह से जैसे ही इमेज आते थे क्लिक होता था आइडिया कि क्या लिखना है, तो वो हिसाब से मेरे सारे बिफोर टाइम स्टोरीज कंप्लीट हुए। और मेरा WAT वर्ड्स का प्रॉब्लम था कि मेरे फैक्चुअल बहुत ज़्यादा आते थे, मैं करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा सेंटेंस लिखता था, तो वो उस पर मुझे वर्क करना था, तो मैंने उस पर बहुत प्रैक्टिस की थी WAT पे। तो इस बार मैंने 60 लिखे, सारे ऑब्जर्वेशंस लिखे, एक भी फैक्चुअल नहीं आया, एक भी सजेशन नहीं आया, तो इस बात से मैं खुश था।
और इसके वजह से मेरा SRT भी अच्छा गया। मेरा SRT हाईएस्ट गया था 35, वो भी आफपा में गया था, उससे आगे मैं लिख नहीं पाया था। लेकिन इस बार TAT और WAT अच्छा गया, उसकी वजह से मेरा SRT भी अच्छा गया, मैं 49 SRT लिख पाया। इसके मतलब मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहा था कि हाँ साइक अच्छा जा रहा है। फिर SD आया, SD में मैंने वो पेरेंट्स ओपिनियन, फ्रेंड्स ओपिनियन लिखा, लेकिन मेरा मीन्स व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई वांट टू बी कंप्लीट नहीं हो पाया था। मैंने 3 ही लाइन लिख पाया था मैं, तो वो कंप्लीट नहीं हो पाया मेरा। तो उसका एक डर था कि मैं वो कंप्लीट नहीं कर पाया, क्योंकि वो SD इंटरव्यूअर के पास होता है अपना, तो इंटरव्यूअर SD देख के ही क्वेश्चन पूछता है। और वो भी 9:30 अराउंड साइक हो गया था। फिर हमें बताया गया, मुझे बताया कि मेरा अराउंड 12 इंटरव्यू होगा, तो मैं 11 बजे वेटिंग रूम में जाके बैठा था। तो वही 11 बजे से 12 बजे तक वेटिंग रूम में टाइम पास कर रहा था, ऐसे ही कोई बुक पढ़ रहा हूँ, ये पढ़ रहा हूँ। तो 12 बजे मेरा नंबर आया, मैं जैसे ही अंदर गया, उन्होंने सर ने एडिशनल आए होते 3 इंटरव्यू ऑफिसर थे वहाँ पे, एक प्रेसिडेंट, डेप्यूटी प्रेसिडेंट और एडिशनल आया, तो इंटरव्यू उन्होंने लिया मेरा। और मैं लकी ऐसा था कि मेरा चेस्ट नंबर 4 था, इसके वजह से मुझे बाकियों का इंटरव्यू सुनने नहीं मिला, सुनने के लिए कि उनका कैसा गया है। हम लोग सुन लेते तो टेंशन में आता है कि उससे ये पूछा तो मैं पढ़ के जाऊँगा वो। तो मैं लकी था, लास्ट टाइम यही हुआ, मेरा 23 था, मैंने लगभग 10-12 लोगों का सुना, तो मुझे टेंशन आ गया था। तो इस बार वो अच्छा था कि इंटरव्यू मेरा जल्दी था, तो मैं अंदर गया, सर ने वही मतलब मुझे सर बिठा ही नहीं रहे थे। मैं गया, सर ने मुझे साइक कैसा गया, मैं खड़ा ही था, 4-5 मिनट खड़ा ही रखा। फिर सर को याद आया मैं खड़ा हूँ, फिर बोलते अरे यू आर स्टैंडिंग, मैंने बोला यस ओके सिट डाउन, मैंने थैंक यू बोला। फिर शायद वो औरंगाबाद आके गए थे, उन्होंने मुझसे औरंगाबाद के बारे में पूछा, तो मैंने इसके बारे में बोला नहीं था, बीबी का मकबरा के बारे में। उन्होंने मुझे खुद कहा कि वहाँ पे एक बीबी का मकबरा भी है, मैंने बोला यस सर है, तो बताया क्यों नहीं, उन्होंने मुझे बोला, तो मैंने बोला जैसे बीबी का मकबरा है। तो वो मुझे खुद बोल रहे तो यहाँ गया है क्या औरंगाबाद, दौलताबाद फोर्ट गया है क्या, उसके साइड में एक वाटर पार्क है वहाँ गया है क्या, वो मुझसे कुछ पूछ रहे थे, तो मैंने वो सब बताया उन्हें। और मेरा इंटरव्यू काफ़ी कॉमेडी गया था, मैंने मतलब उन्होंने मुझे हंसाया, मैंने उन्हें हंसाया। तो पहला जब रैपिड फायर आया तो वो नॉर्मली मेरे एजुकेशन से था, और मैं पहले 2 क्वेश्चन भूल गया था, तो आखिरी में मुझे क्लियर हुआ कि मैं 2 भूल गया हूँ। फिर मैंने मतलब मैं शांत बैठा था, तो सर ने कहा मुझे, सर ने कहा नेक्स्ट, तो मुझे समझ गया कि मैं कुछ भूला हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा, तो मैंने बोला सर आई हैव आंसर्ड ऑल। तो उन्होंने कहा थिंक वंस, मैंने सोचा, मैंने बोला सर आई हैव आंसर्ड ऑल, तो उन्होंने रिपीट किया। 2 क्वेश्चन स्टार्टिंग का था कि मैं प्रेजेंटली क्या कर रहा हूँ और 12th में कौन सी स्ट्रीम ली थी मैंने, तो वो मैंने बताया। फिर वो रैपिड फायर नॉर्मल पूछे उन्होंने, फिर आए वो करंट अफेयर्स पे, उन्होंने बोला टेल मी टू इंटरनेशनल न्यूज़, मैंने बोला सर श्रीलंकन क्राइसिस और रशिया यूक्रेन वॉर, वो जोर से हंसने लग गए। मैं शॉक हो गया कि हंस क्यों रहे वो। फिर उन्होंने बोला आई न्यू इट, मैंने तो यही बोलेगा, मैंने बोला सर यही प्रिपेयर करके आया, उसने यही बोला मैंने। फिर उन्होंने डीपली पूछा मुझसे श्रीलंकन क्राइसिस के बारे में, कब हुआ, क्यों हुआ, रीजंस पूछे, तो मैंने बताया, सब पूरा प्रॉपर बताया, पढ़ के गया था। फिर रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में पूछा, यूक्रेन कब मर्ज हुआ USSR में, कब अलग हुआ, क्रीमिया के बारे में पूछा, कोल्ड वॉर के बारे में पूछा, सब पूरा पूछा, वो मैंने प्रॉपर बताया। फिर वो अफगानिस्तान पे आए कि अफगानिस्तान इंडिया से कब अलग हुआ था, तो उसके बाद वहाँ पे US कब आया, USSR कब आया था, तालिबान का कब राइज हुआ, तालिबान क्यों सक्सेसफुल हुआ वहाँ पे, ये सब बताया मैंने। लेकिन मुझे लगता है मेरी गलती हुई थी, जब उन्होंने मुझे फेवरेट सब्जेक्ट पूछा तो मैं ज्योग्राफी बोला, और उन्होंने ज्योग्राफी पे मेरी इतनी ली है, उन्होंने मतलब मुझसे सुएज कैनाल के बारे में पूछा, कब बना, किसने बनाया, क्यों बनाया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा 5 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज पूछा, फिर ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज पूछा, अफ्रीका में इतना डिस्टर्बेंस क्यों हुई ये पूछा। फिर उन्होंने मुझसे एक पूछा कि साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आइलैंड्स कौन से हैं, ये तो मुझे पता नहीं था, मैंने बोला आई डोंट नो बट आई विल लेट यू नो। फिर उन्होंने पूछा इंडिया के साउथ में बता, उनको जानना था अंडमान निकोबार, मैंने बताया नहीं वो, मैंने पहले मालदीव बताया, मॉरिशियस बताया, डिबो गार्सिया बताया। फिर उन्होंने मुझसे डिबो गार्सिया की हिस्ट्री पूछी कि किसके कंट्रोल में है, क्यों लिया है, वो मैंने प्रॉपरली बता दिया सब। और फिर उन्होंने मुझसे एक और पूछा कि 10th के बाद तूने केवी क्यों चेंज की, उन्होंने कहा मैं भी केवी में था, मैंने 12th तक केवी की, तूने क्यों चेंज की। फिर मैंने बोला सर मुझे प्रिपरेशन करनी थी, और केवी मॉर्निंग में होती है और क्लासेस भी मॉर्निंग में होते हैं, तो मैं मॉर्निंग करके कॉलेज जाता था दोपहर को, कॉलेज गया नहीं कभी, लेकिन बोला मैंने मैं जाता था कॉलेज। फिर उन्होंने मेरे वो मार्कशीट देखे, उन्होंने बोला देख के तो लग नहीं रहा तूने क्लासेस की है। मैंने बोला सर अभी 11th में पढ़ाई की थी, 12th में पढ़ाई नहीं की। तो उन्होंने कहा ओके नो प्रॉब्लम। फिर उन्होंने बोला अगर अभी तुझे एक और चांस दिया जाए तो तू करेगा, मैंने बोला डेफिनेटली सर आई विल रॉक, बोला मैंने उन्हें। वो हंसने लग गए ओके। फिर उन्होंने मुझसे मतलब मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस काफ़ी प्रिपेयर करके गया था, तो मुझे आइडिया था कि क्या क्या पूछ सकते हैं, लेकिन ज्योग्राफी सरप्राइज था मेरे लिए भी। उन्होंने फिर मुझसे डिफेंस के बारे में पूछा कि क्या ज्वाइन करेगा, मैंने बोला सर मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस तो पैरा रहेगा, तो उन्होंने पैरा एसएफ बोला, मैंने उन्होंने बोला पैरा एसएफ एज रेजिमेंट,
मेरे को नो सर पैराशूट इज अ रेजिमेंट, उसमें पैरा ऐसे यूनिट्स है। उन्होंने बोला ओके। फिर सेकंड प्रेफरेंस मैंने बोला सर आर्टिलरी। फिर मैंने बोला थर्ड इंजीनियर्स। उन्होंने बोला तो जा रहा है टीएस से, प्रेफरेंस रख रहा है थर्ड इंजीनियर्स। मैंने बोला सर एंट्री डजंट मैटर्स, माय फर्स्ट प्रेफरेंस इज पैरा एसएफ ओनली। तो वो उन्होंने बोला ओके। फिर मैंने पैरा इतना कॉन्फिडेंटली बोला तो उन्होंने मुझसे पैरा के बारे में कुछ पूछा नहीं, उनको लगा इसको पता होगा। फिर उन्होंने मुझसे आर्टिलरी के बारे में पूछा, वेपन्स पूछे 3, मैंने 5 बता दिए। तो फिर उन्हें लगा होगा कि इसे आप पता होगा, तो उन्होंने मुझसे आर्टिलरी के बारे में पूछा नहीं ज़्यादा। फिर उन्होंने बोला कि यू आर डूइंग बीटेक, मैंने बोला यस सर। फिर उन्होंने बोला स्ट्रीम, मैंने बोला सर आई एम डूइंग AIML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। फिर उन्होंने पूछा कि AI में क्यों कर रहा है, मतलब AI कैसे हेल्प करेगा आर्मी में फ्यूचर के लिए। मैंने बोला सर AI इज इन प्रेजेंटली इज इन अंडर डेवलपमेंट और फ्यूचर वॉरफेयर इज साइबर वॉरफेयर। प्रेजेंटली वी हैव सीन दैट मेनी साइबर अटैक्स फ्रॉम चाइनीज हैकर्स एंड डिफरेंट हैकिंग कंपनीज। तो उन्होंने बोला फिर तू जाना पैरा एसएफ में और तू मतलब AI के थ्रू कर रहा है। मैंने बोला सर आई एम नॉट चेंजिंग माई प्रेफरेंस, आई एम जस्ट गिविंग यू आंसर। फिर वो हंसने लग गए। फिर उन्हें मतलब लगा होगा कि हाँ ये कॉन्ट्राडिक्टिंग नहीं है। और लास्ट टाइम मेरा ये हुआ था, मैंने SG में लिखा कुछ और था, बोला कुछ और, PIQ में कुछ और मेंशन था। इस बार मैंने वो नहीं, जो PIQ में लिखा था, जो SG में लिखा था वही बोला मैंने। फिर उन्होंने मुझसे मेरे फ्रेंड्स के बारे में पूछा, उन्होंने यश का नाम नोट डाउन कर लिया कि फ्रेंड्स में लिस्ट बताई मैंने, तो यश का नाम नोट डाउन कर लिया। फिर वो मुझे बोलते हैं कि अगर मैं यश से पूछूं कि इसकी 2 वीकनेस बता तो क्या बताएंगे। मैंने बोला सर फर्स्ट ऑफ ऑल ही विल टेल मी टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल, और दूसरा बोला सर ये पार्टी में ले जाने लायक नहीं है। तो हंसने लग गए। मैंने वो बोलते क्यों, मैंने बोला आई एम अ स्लो ईटर, मुझे 30-40 मिनट लगता है खाने के लिए, तो उनकी पार्टी स्पॉइल हो जाती है। फिर वो हंसने लग गए। फिर उन्होंने कहा एकेडमी में कैसा होगा फिर। मैंने बोला सर आई एम इंक्रीजिंग, प्रेजेंटली आई वाज 40-45 मिनट्स, नाउ आई एम एट 30 मिनट्स एंड आफ्टर रिकमेंडेशन आई विल गेट अराउंड 1 to 2 months, इन दैट आई विल मैनेज टू इट इन 15 to 20 मिनट्स। फिर वो उन्होंने कहा ओके नो यू विल गेट सफिशिएंट टाइम इन एकेडमी, डोंट वरी अबाउट दैट। फिर ये इंटरव्यू होने के बाद सेकेंड डे पूरा फ्री था। और वो कपूरथला काफ़ी छोटा सेंटर है, मतलब GTO ग्राउंड भी बहुत छोटा है वहाँ पे। तो जिन लोगों का इंटरव्यू होता है उन्हें साइड में बिठाते हैं, और जिन लोगों का नहीं है उनका GTO Day 1 होता है साइक के बाद। और मॉर्निंग GTO Day 1 के दिन मॉर्निंग में होता है GTO Day 2। फिर हमारा GTO Day 1 के दिन GTO स्टार्ट हुआ दोपहर को 1 बजे। टेम्परेचर था 39 डिग्री सेल्सियस, हम लोग धूप में GTO कर रहे हैं। वो उसमें फिर पहला GT स्टार्ट हुआ, और मैंने जैसे इंटरव्यू डिस्कस किया था तो हमारा पहला टॉपिक आया था रशिया यूक्रेन वॉर। और मैंने रशिया, उनको मुझे बताया कि मुझे पूछा था, मैंने प्रॉपरली बताया, तो ग्रुप वालों को लगा इसे पता ही हमें बोलने देगा नहीं। तो उन्होंने बोला नहीं रशिया यूक्रेन वॉर नहीं लेना है हमें GT में टॉपिक। तो हमने दूसरा टॉपिक चूज़ किया कि इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, व्हाट फैक्टर्स आर अफेक्टिंग इंडिया फ्रॉम बीइंग डेवलप्ड कंट्री। तो पहला था पॉपुलेशन, दूसरा था रिलीजन, और तीसरा था रिफ्यूजी क्राइसिस। तो मैंने रिफ्यूजी क्राइसिस लिया। और GD वॉज 8:1, मैंने अकेले ने बोल लिया था, बाकी सब लोगों का अलग टॉपिक था। सब लोग मतलब मुझे अच्छा हुआ कि मुझे काउंटर करने के लिए बहुत पॉइंट्स मिले। मैंने स्टार्टिंग में 3-4 पॉइंट्स दिए, फिर मैंने पूरा काउंटर किया उन्हें, और लास्ट में 1-2 पॉइंट्स दिए, फिर सर ने कहा ओके। फिर सेकेंड GD का हमारा टॉपिक था कि यंग यूथ के लिए सक्सेसफुल होने के लिए क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। तो पहला था सेल्फ मोटिवेशन, दूसरा था फाइनेंशियल बैकिंग, और तीसरा था फैसिलिटीज़। मैंने उसमें फैसिलिटीज़ दिया। फिर मैंने उसमें UPSC का एग्जांपल दिया कि UPSC के लिए बच्चे बाहर जाते हैं। दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल का एग्जांपल दिया कि उन्होंने डेवलप किए, तो प्राइवेट स्कूल से बच्चे अभी गवर्नमेंट स्कूल्स में आ रहे हैं, तो वो अच्छा गया। फिर जीपी मेरा बहुत अच्छा है, सिंपल GP आया था, मतलब एक ही प्रॉब्लम में 3 प्रॉब्लम डाले थे उन्होंने। तो वो मैंने लिखा काफ़ी अच्छे से था, प्रैक्टिस की थी GP की। फिर लेकिन GP जब डिस्कशन हुआ तो काफ़ी अच्छे से हुआ, लास्ट में मैंने समअप भी किया। लेकिन जब जैसे GTO ने बोला कि एनीवन स्टैंड अप एंड गिव्स ग्रुप सॉल्यूशन, एक टेस्ट नंबर 9 खड़ा हुआ, उसने खुद ही बोल दिया थैंक यू फॉर नॉमिनेटिंग मी, और खुद ही पूरा GP दे दिया। वो भी GP पूरा ग्रुप से अलग था, उसने खुद का ही GP दिया है। मतलब फिर हमें टेंशन में आ गया कि शायद पूरा ग्रुप वॉश आउट ना कर दे ये लोग। फिर उन्होंने पूछा कि एनीवन वांट्स टू ऐड समथिंग। फिर हमने हमने बोला नो सर। एक फिर भी टेस्ट नंबर 5 था, उसने बोला सर इसने पूरा GP अलग बोला है, हमारा ऐसा डिस्कस नहीं हुआ था। तो सर भी हंसने लग गए। लेकिन वो GT थोड़े अलग थे, मतलब इंटरेस्ट दिखा नहीं रहे थे वो ऐसे, वो मतलब लिख रहे थे कुछ और इधर उधर देख रहे थे, मतलब हमें लग रहा था उनको इंटरेस्ट आ नहीं रहा है। फिर हमारा PGT स्टार्ट हुआ, तो उसमें लेवल होते हैं 4। तो पहले 3 लेवल मैंने मतलब 10 मिनट में पहले 3 लेवल सॉल्व कर दिया। मतलब प्लैंक, सामने प्लैंक था, चेस्ट नंबर 4 था, बीच में खड़ा था, सामने प्लैंक था, उठाया, 3 लेवल 10-12 मिनट में सॉल्व हो गए। फिर GTO मुझे 4 इससे पहले बोलते हैं चेस्ट नंबर 4 यू विल स्टे बैक। तो मैं वो लोड लेके खड़ा था पीछे, देख रहा था कब मुझे आगे बुलाएंगे। 10-15 मिनट हो गए वहीं पे खड़ा हूँ, उनको आइडिया ही नहीं आ रहा। फिर सर ने बोला दोज हू वांट टू कम फॉरवर्ड दे कैन कम, एकदम एक इनडायरेक्टली मुझे बोल रहे थे, तो मैं आगे गया, 1-2 आइडिया दिए, फिर आइडिया लग गए।
फिर एचजीटी के लिए बुलाया, उसमें भी कहा टेस्ट नंबर 4 यू विल स्टे बैक, फिर उसमें भी मैं लोड लेके खड़ा था। अब आइडिया दिख रहे थे लेकिन फिर भी लोड लेके खड़ा था। फिर मैंने कहा जेंटलमैन वी कैन डू लाइक दिस, तो आइडिया इंप्लीमेंट उन्होंने किए लेकिन आइडिया मेरे थे। फिर उसके बाद लेक्चर, फिर उसके बाद जीओआर हुआ। जीओआर में थोड़ा ढोले ढोले लोग थे हमारे ग्रुप में दो, तो उन्हें चढ़ाने में मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मैं बहुत थक गया था और मेरा मतलब इन्फेक्शन हुआ था, तो आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, तो मुझे लेक्चर का टेंशन हो रहा था कि मैं 3 मिनट बोल पाऊंगा या नहीं। फिर जैसे ही कार्ड लिया उसमें मतलब मेरे पहले लोगों ने किसी ने भी 2.5 से ज़्यादा बोला नहीं, कोई 1 मिनट बोला, कोई 1.5 बोला। फिर मुझे वो लग रहा था हाँ मैं तो बोल लूँगा। फिर कार्ड खोला तो पहला था ओटीटी, दूसरा था इंडिया स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, तीसरा था दिल्ली द इंडियन कैपिटल। तो मैं मतलब मैं कंफ्यूज हुआ बोलूँ किस में। 2 मिनट मेरे को डिसाइड करने में चले गए बोलूँ किस पे। फिर 1 मिनट में इंडिया स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस पे वो किया, पूरा रिवाइज किया और पढ़ के गया था मैं। पहले तो मैंने हिस्ट्री से स्टार्ट किया कि इंडिया का हॉकी परफॉर्मेंस पहले कितना अच्छा था, फिर थोड़ा हैम्पर हुआ, फिर उसमें ओलंपिक्स डाला, क्रिकेट डाला, और फिर ओलंपिक्स के बाद कैसे हम लोग मतलब जैवलिन में स्कोप आया है, बॉक्सिंग में स्कोप आया, ये सब बताया। मेरा 10 to 15 सेकेंड एक्सटेंड हुआ था, लेकिन मैंने बोला मैं थैंक यू नहीं बोलूँगा जब तक मेरा पॉइंट कंप्लीट नहीं होता है। तो मैंने पॉइंट कंप्लीट किया, फिर थैंक यू बोला। फिर एक और डर लग रहा था कि कहीं एक्सटेंड हुआ है तो नेगेटिव में ना चला जाए, ऐसे टाइम मैनेजमेंट नहीं पता है, बेल रैंक हो गई फिर भी ये बोल रहा है। लेकिन फिर वो लेक्चर को उन्होंने छोड़ दिया और मेरे बाद किसी ने भी 3 मिनट तक नहीं बोला था। और टॉपिक्स काफ़ी सिंपल आए थे हमें, किसी को एग्रीकल्चर था, किसी को फिटनेस था, काफ़ी सिंपल टॉपिक्स आए थे। फिर उसके बाद हमने जाके डिस्कस किया, तो जो रिपीटर्स, मैं अकेला रिपीटर था लेकिन जो बाकी रिपीटर्स ग्रुप थे उनका काफ़ी अच्छा चला था। कोई भी 4th लेवल तक पहुंच नहीं पाया था। पीजीटी में लेक्चरेट में भी उनका सबका अच्छा गया था। तो उसमें भी फिर ये था कि मेरा डोमिनेंस दिखना जाए यहाँ पे फिर भी पीजीटी में और उसमें। फिर नेक्स्ट डे उन्होंने बुलाया इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल के लिए। नेक्स्ट डे हम लोग गए, हमारा जीटीओ लेट आया तो हम लोग सो रहे थे सब वहाँ पे शेड में, 1 घंटा लेट आए थे सर। तो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल के लिए गए, मैंने प्रॉपर ऑर्गेनाइज कर लिया था कि मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ पे करना है। तो मैं कमांडो वॉक पे चढ़ा, उसमें हाइट बहुत कम है लेकिन उसको विक्ट्री स्टैंड बहुत हिलता है। मैं चढ़ा ऊपर, गिरने लग गया, मैं 30 सेकेंड ऐसा स्टेबल हो गया, मतलब सोच नहीं रहा है कुछ क्या करूँ। जीटीओ वहाँ पे हंस रहा है, ग्राउंड से नीचे आ गया कि गिर जाएगा तो खूब पकड़ के लेके जाएंगे। तो मुझे डर मतलब ये हो गया, मैंने स्टेबल होने दिया, तो इसलिए मेरे रिपीट तो नहीं हो पाए, लेकिन मैंने 10 के 10 सारे किए थे। तो वो मतलब अभी भी डर था कि वो हिल रहा है, बहुत हिल रहा है, मतलब बहुत डर लग रहा था वहाँ पे, लेकिन वो मैं शांत खड़ा रहा तो स्टेबल हो गया। फिर कमांड टास्क के लिए बुलाया, कमांड टास्क में मेरा शायद 4th या 5th बुलाया था, और इतना इजी कमांड टास्क दिया था, फिर मुझे डर लगने लग गया कि मेरा पक्का डोमिनेंस दिखाया, मेरा होने नहीं वाला है। तो मतलब जस्ट उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया, मैंने 1 मिनट में ये स्ट्रक्चर से आइडिया दिया, उस राउंड वाला था बॉम्ब वाला, दूसरे मिनट में वहाँ से दिया, 3 मिनट में कमांड टास्क खत्म मेरा। मुझे टेंशन आ गया फिर यार, कमांड टास्क भी ईजी आया है, क्योंकि कमांड टास्क डिफिकल्ट उन्हें ही आता है जो डाउटफुल होते हैं जीटीओ के लिए, मेरा ईजी आया था। तो मुझे डर लग रहा था कि मेरा तो इस बार पक्का नहीं होने वाला है। मैं रिलैक्स हो गया। फिर एफजीडी तो फॉर्मेलिटी होती है, उन्होंने बस हमें बोल दिया आइडियाज़, हमने आइडिया दिए ओके। उन्होंने बोला कि अगर तुम्हारा नहीं होता है कल सिलेक्शन तो तुम इस फील्ड के लिए नहीं बने हो, कोई और फील्ड में ट्राई करना। रात भर वही सोच रहा था कि कमांडा सीजी आया था, पीजीटी में मतलब डोमिनेंस दिखा होगा मेरा, तो वही एक डर लग रहा था होगा या नहीं होगा। इंटरव्यू तो काफ़ी अच्छा गया था, कॉन्फिडेंट था मैं। फिर सुबह सुबह हम लोग गए, बैग रखा, बैग के साइड में मंदिर थे, सब लोगों ने बोला कि हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। सब लोग, हमने 36 लोगों ने मतलब बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ी सुबह। उसके वजह से हम लोग कॉन्फ्रेंस के लिए लेट हो गए थे। सर ने बहुत डांटा हमें कि तुम्हें टाइम मैनेजमेंट है या नहीं। तो फिर डिप्यूटी सर आए, उन्होंने 10-15 मिनट बोला। उन्होंने बोला कि मतलब वही 31 एसएसबी में पहले स्कैम हुआ था एक बार, तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, स्कैम हुआ नहीं है, अभी वो मतलब इन्वेस्टिगेशन में है, तो आप लोग बिलीव मत करो। और उन्होंने ये भी बोला कि हम लोग अभी 3-4 मंथ्स पहले ही आए यहाँ पे, और अगर तुम कैपेबल हो तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा, क्योंकि इससे पहले एक एनडीए बैच में वहाँ से 12 लोग रिकमेंड हुए थे, 18 स्क्रीन इन हुए थे और 12 रिकमेंड हुए थे, बस 6 लोग कॉन्फ्रेंस आउट हुए थे। सर ने एग्जाम्पल दिया, फिर बोला कि अटेम्प्ट्स का टेंशन मत लो, अभी 1-1.5 महीने पहले एक टीजीसी का बच्चा आया था, उसका 60th अटेम्प्ट था, ये 60th अटेम्प्ट में वो हुआ था। मेरे लाइफ में मैंने पहली बार देखा था, वो सर बोल रहे थे। फिर उन्होंने लास्ट में एक लाइन बोली कि अगर तुम लोग नहीं सक्सेसफुल होते हो तो एक लॉर्ड कृष्णा की लाइन याद रखना कि तू करता वो है जो तू चाहता है, और होता वो है जो मैं चाहता हूँ। कर वो जो तू मैं चाहता हूँ, फिर देख होगा वो जो तू चाहता है। हम लोग सब लोग मोटिवेट हुए कि हाँ हो सकता है, हमारा सिलेक्शन तो हो सकता है। फिर कॉन्फ्रेंस में लेके गए उन्होंने, मतलब थोड़ा वो अलग सा है, मतलब वो बाहर ही बिठाते हैं कॉन्फ्रेंस के लिए, और रूम अंदर होता है वेटिंग के लिए, बाहर ही बिठाते हैं। और हम लोग 4 लोग चेयर में बैठे थे, सबका कॉन्फ्रेंस फटाफट हो रहा है, मैं आगे जाके बैठा,
मेरा भी हार्डली 3-4 मिनट्स वेटिंग चला, अंदर गया, उन्होंने बोला हेलो, पीछे ऐसी मेरी फोटो लगी हुई थी, उन्होंने की वो प्रोजेक्टर पे, मैं देखा ऐसा उधर ही देख रहा था मैं कम इन व्यूज। तो मैं अंदर गया, वो डेप्यूटी सर बात कर रहे थे, उन्होंने बोला कि हाउ वाज योर मतलब 5 डेज एक्सपीरियंस। मैंने बोला इट वाज फैंटास्टिक। और जनरली ये क्वेश्चन नहीं पूछे जो मतलब नो होते हैं, मुझे लगा मैं तो गया अभी, मैं रिलैक्स बैठ गया चेयर पे, मैंने बोला सर इट वाज गुड, आई लर्न मेनी थिंग्स। फिर उन्होंने बोला कि रेट कर अपने परफॉर्मेंस को, तो मैंने बोला सर जीटीओ बहुत अच्छा गया इस बार मेरा। फिर उन्होंने बोला इंप्रूव क्या करना चाहेगा, मैंने बोला सर एसआरटी मैंने 49 ही लिखी है, तो मैं और लिख सकता था। उन्होंने बोला शॉक हो गया, 49 लिखी फिर भी इंप्रूव करना है तुझे। मैंने बोला सर एट होम आई वाज एबल टू राइट 55, ये मैं थोड़ा फेंका था 40 के ऊपर कभी गया नहीं था, तो हंसने लग गए। ओके, तो उन्होंने पूछा लास्ट टाइम बेस्ट क्या गया था, मैंने बोला सर लास्ट टाइम में जीटीओ अच्छा गया था, लेकिन साइक बहुत गंदा गया था, इसकी वजह से मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि ओके इफ़ यू डोंट मेक हियर देन व्हाट इज़ योर प्लान। मैंने बोला सर आई एम प्रेजेंटली डूइंग बीटेक, आफ्टर दैट आई विल बी बैक हियर बाय आफ्टर 3 इयर्स। ये सुन के वो हंस गए, मतलब मैंने ये नहीं बोला कि मैं एफकेट दूंगा, सीडीएस दूंगा, बस बोला आई विल बी बैक आफ्टर 3 इयर्स। फिर उन्होंने कहा कल रात को क्या किया, ये हम लोग बहुत चिल्ला रहे थे, शायद उनका आवाज़ गया होगा, तो हमने बोला, मैंने सच सच बोल दिया सर हमने गाना गाया, डांस किया। तो उन्होंने बोला ओके गुड, एंजॉय करना चाहिए। फिर उन्होंने बोला सुबह सब लोग उठ गए थे, क्योंकि उन्हें पता था हम लोग लेट हुए कॉन्फ्रेंस के लिए, तो हमने बोला यस तो उठ गए थे, लेकिन हम बाहर मंदिर में बैठे थे इसलिए लेट हो गया। वो फिर वो हंसने लग गए। फिर मुझे बोला ओके लेट्स होप फॉर द बेस्ट, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। तो वो लग रहा था 50-50 की हो सकता है, श्योर भी हो सकता है, फिर नहीं भी हो सकता, डाउटफुल तो नहीं था। फिर बाहर जाके बैठे हम लोग, सबका कॉन्फ्रेंस हुआ, तो 10-15 मिनट बाद रिजल्ट आया। तो उन्होंने बोला कि मेनी ऑफ यू हैव मेड दिस टाइम, तो एक ये हुआ कि हाँ हो सकता है अपना इस बार। तो पहला उन्होंने जो चेस्ट नंबर लिया वो 25 था, जो प्रीवियसली रिकमेंडेड था। फिर मुझे लगा अब तो मेरा होगा नहीं, क्योंकि रिकमेंड से स्टार्ट किया तो सारे रिकमेंड वाले होंगे। फिर मैं रिलैक्स हो गया, मतलब मैं यहाँ पे बैठा था, साई यहीं पे खड़े थे मेरे सामने उनका फाइल लेके। तो उन्होंने दूसरा चेस्ट नंबर 23 बोला जो रिपीटर था, और फिर चेस्ट नंबर 4 बोला, फिर भी मैं मतलब मेरे इसमें था, मेरा ध्यान ही नहीं था कि मेरा लिया है चेस्ट नंबर। फिर वो मेरे पास देखने लग गया ऐसे, फिर मुझे क्लिक हुआ अरे हाँ मेरा नंबर लिया है। फिर मैंने नाम बोला, रोल नंबर बोला, वो वहाँ पे गया, चेस्ट नंबर पहना। फिर और 3 लोगों का लिया, जिसमें से तीनों प्रीवियसली रिकमेंडेड थे। हम 6 लोग रिकमेंड हुए थे, इसमें 6 के 6 प्रीवियसली रिकमेंड थे, 4 प्रीवियसली रिकमेंड थे, हम 2 रिपीटर्स थे। फिर उसके बाद घर पे बताया, फिर 5-6 घंटा डॉक्यूमेंटेशन चला, मतलब वो रिकमेंडेशन की खुशी कुछ रही नहीं थी, इतना लिखने को बोला उन लोगों ने। और महाराष्ट्र वालों को एक्स्ट्रा 3 फॉर्म भरने पड़ते हैं, वो शायद वो बॉम्बे भी जाते हैं, कुछ बोल रहे थे वो लोग, तो बहुत लिखना पड़ा। मतलब लाइफ में इतना लिखा नहीं था उतना, वो 4-5 घंटों में लिखा। फिर रात को आए, उस दिन रात को हमें फ़ोन अलाउ किया था, फिर सबको बताया। फिर नेक्स्ट डे से मेडिकल स्टार्ट हुआ, वहाँ पे गए, वहाँ का मेडिकल बहुत स्लो है, बहुत मतलब बहुत भीड़ होती है वहाँ पे, वेटिंग में बहुत बैठना पड़ता है। हमें सीनियर मतलब जो पहले चल रहे थे मेडिकल, उन्होंने बोल दिया था एक साथ में बेडशीट लेके आना, वहाँ पे वेटिंग रूम में 3 चेयर से, बाकी पूरा ओपन था, वहाँ बेडशीट डालना, सो जाना आने के बाद, आज कुछ होगा नहीं तुम्हारा। हम लोग बेडशीट लेके गए थे, फिर मेडिकल के लिए गए, ये औरंगाबाद के पवार सर जो देखते हैं ऐसे मतलब मेडिकल का देखते हैं एसएसबी वालों का, तो उन्होंने 6 फॉर्म दिए, वो भर के दिए, 15 मिनट भर दिए, फिर 4-5 घंटे मस्त सोए वहाँ पे। फिर नेक्स्ट डे गए, तो नेक्स्ट डे में बोला था ब्लड लेने वाले तुम्हारा, तो खा के मत आना कुछ। तो जो हमारे मतलब पहले जिन्होंने ब्लड दिया, तो उन्होंने कहा कि ब्लड लेने के लिए एमएनएस की लेफ्टिनेंट श्रद्धा है, वो तुम्हारा ब्लड लेगी। तो हम लोग खुशी खुशी गए, और वहाँ पे जाने के बाद हमारे साथ 2 टीजीसी वाले भैया थे, हम लोग 4 लोग ये थे, 2 लोग मेडिकल पोस्टपोन करके गए थे। तो वहाँ से आए सूबेदार मान सर आए, उन्होंने कहा चलो लॉन्डो तुम्हारा ब्लड लेता हूँ मैं। तो टीजीसी वाले भैया बोलते मैं ब्लड नहीं दूंगा मुझे वही चाहिए। तो सर ने बोला समझ गए तुझे कौन चाहिए, वो छुट्टी पे गई है, 2 दिन बाद आना। तो उन्होंने बोला नहीं सर अभी ले लो आप ब्लड। फिर वहाँ से चेस्ट एक्सरे हुआ, स्पाइन का एक्सरे लिया उन्होंने, अल्ट्रासाउंड की डेट मिली 2 दिन बाद की। तो नॉर्मली अल्ट्रासाउंड होता नहीं है बाकी बोर्ड्स में, यहाँ पे लिया इन्होंने, अल्ट्रासाउंड कराया। फिर हम लोग फिर जाके सो गए, कुछ खाना खाया, ब्लड दिया। मैंने उस दिन खाए थे 3 पराठे 3 समोसे, शायद मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था, मुझे वापस ब्लड देना पड़ा तो फिर उन्होंने फिर नेक्स्ट डे हमारा ईएनटी हुआ। ईएनटी में मेरा राइट ईयर में अंदर वैक्स था, तो उन्होंने बोला वो क्लियर करा के आ, वहाँ पे डायरेक्ट टीआर देती नहीं कपूरथला में, ये एक अच्छी बात है। तो उन्होंने वैक्स क्लियर करा के आया, उस दिन भी कुछ हुआ नहीं। नेक्स्ट डे अल्ट्रासाउंड के लिए गए, 17 को अल्ट्रासाउंड था, अल्ट्रासाउंड हुआ। अल्ट्रासाउंड मतलब वो ऑर्गन्स देखते हैं, लंग्स लीवर और किडनी, मेन ये 3 चीज़ देखते हैं वो। उन्होंने वो देखा, उन्होंने बोला तो जाने दिया उन्होंने। फिर उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, बैठे थे। फिर 2 दिन छुट्टी थी, वो काफ़ी थके हुए थे पहले से, तो हम लोग सुबह, और बोर्ड ब्रेक स्टार्ट हुआ था हमारे एसएसबी के बाद, बोर्ड ब्रेक स्टार्ट हुआ था 1 वीक का।
तो हम लोग सुबह सब लोग सोए थे, पूरा एसएसबी में हम लोग मेडिकल वाले थे और कोई था नहीं। सुबह सोए थे, 6 बजे ब्रेकफास्ट मिलता था, 6:15 तक कोई गया नहीं मेडिकल वाला ब्रेकफास्ट के लिए। तो मतलब वो कैंटीन वाला खुद बुलाने आया हमें कि उठ जाओ ब्रेकफास्ट करो, नहीं तो वेस्ट हो जाएगा। हम लोग वैसे ही उठे, शूज़ पहने, बस मतलब मुंह धो लिया, वैसे ही ब्रेकफास्ट करने गए बिना ब्रश किए। ब्रेकफास्ट किए आके फिर सो गए, फिर 11 बजे उठे बाद में। फिर वहाँ से उधर अब नहाया कोई नहीं था, ब्रश भी किसी ने किया नहीं था, वैसे उठ के एंथे रूम गए, एक मूवी देखी, फिर शाम को आए वापस, मतलब 5-6 बजे तक एंथे रूम खुला था, तब आए, फिर ब्रश किया, फिर नहाया, फिर वॉलीबॉल खेलने गए। उसके बाद वो 2 दिन छुट्टी, तो बस टाइम पास ही हुआ, फ़ोन भी आधा घंटा अलाउ था, वैसे ही फिर कार्ड्स खेल रहे हैं, 1-2 बहन लैपटॉप लाया था उसमें मूवीज़ देख रहे हैं, यही ऐसे ही 2 दिन गए। फिर नेक्स्ट डे फिर मुझे मंडे को ब्लड बोला था, लेकिन मैंने गलती से नाश्ता कर दिया था, फिर मेरा वो एक और पोस्टपोन्ड हो गया। फिर आई चेकअप हुआ, आई में 6/6 विजन आया, कोई प्रॉब्लम नहीं आया कोई आई का। फिर सर्जिकल के लिए बुलाया हमें। सर्जिकल के लिए मेरा 3 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, तो मेरा काफ़ी बड़ा मार्क है राइट थाई पे, तो मुझे उसका टेंशन था कि कहीं टीआर ना दे दे। सर ने देखते ही बोल दिया कि क्या हुआ था। मैंने बोला सर, मैं थोड़ा बोला सर मेरे 5-6 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, अभी ओके, लेकिन उन्होंने बोला लेकिन एक्सरे निकालना पड़ेगा इसका। फिर मेरा एक और दिन डिले हो गया, एक्सरे निकाला, रिपोर्ट्स लेके गया उनके पास, उन्होंने बोला मैं बोल दूंगा उनको फिट है या नहीं है, तो मुझे डर लग रहा था शायद कि टीआर ना मिल जाए। फिर अगले दिन ब्लड देने गया, तो मेरा ब्लड एक मतलब एमएनएस की ट्रेनी थी, जालंधर नर्सिंग सर्विसेज की, अवनी नाम था, उन्होंने ब्लड लिया, तो उन्हें मेरा बेन ही नहीं मिल रहा था। मैंने बोला मैम पहले से मार के उसी में डाल दो, तो नहीं मैं ढूंढ रही हूँ ना, ढूंढने दे मुझे, डाल रहे निकाल रहे, डाल रहे निकाल रहे, ऐसे मतलब वो अंदर अंदर बाहर कर रहे, ब्लड ही नहीं मिल रहा उन्हें। मैंने बोला मैम वो बेल्ट टाइट करो, फिर वेंस आ जाएंगे बाहर। फिर उन्हें ब्लड मिला, तो वो मुझे बोलते मुझे मैम मत बोल, मैं तेरे से हार्डली 6 मंथ बड़ी हूँ, तो मैंने मतलब अच्छी खासी बात हो गई थी। फिर दोपहर को गया ब्लड देने, तो मेरा ब्लड लिया, लेफ्टिनेंट रश्मि नेगी थी, उन्होंने लिया। फिर मैं ऊपर आने के बाद मैंने बोला भैया को सर मेरा ब्लड लेफ्टिनेंट रश्मि नेगी लिया, मैं भी आ रहा बोले ब्लड देने। भैया बोले मैं भी आता हूँ। फिर उन्होंने मतलब बोला कि नहीं अभी आपका हो गया है, वो सर के पास गया भी था, सर मुझे वापस ब्लड देना। फिर मतलब वो रिकमेंड थे प्रीवियसली, उन्हें टीआर मिला था नेवी के लिए, एविएशन के लिए थे। उनका राइट मतलब यहाँ का जो पर्दा होता है ईयर ड्रम, वो थोड़ा पतला था, उन्हें सर्जरी करनी पड़ी थी, चेंज करना पड़ा था वो, और इस बार उन्हें डीएनएस मिला है, तो इसकी फिर सर्जरी होगी। फिर उसके बाद सर्जिकल फिट हो गया, मेडिसिन के लिए लेके गए। मेडिसिन में वो लेफ्टिनेंट कर्नल बैठे थे, हमारे सामने एक कैप्टन थे, मतलब जो एमबीबीएस सेंटर के बाद आए थे, उनको बहुत डांटा उन्होंने कि ब्लडी कैप्टन यू हैव डन एमबीबीएस एंड यू आर स्टिल आस्किंग मी सिली क्वेश्चन, बहुत डांटा। हम लोगों को टेंशन आ गया कि कहीं उनका गुस्सा हम पे ना निकाल दे, और गुस्से में सब चेक किया उन्होंने हमारा, मतलब हाइट वेट सब गुस्से में चेक किया, बीपी पे जोर से दबा के चेक किया, तो बहुत ये किया उन्होंने। हमें लग रहा था कि पक्का टीआर मिलेगा, और हम 5 लोग गए थे, 5 में से 3 को टीआर दे दिया उन्होंने। किसी को एक स्प्लीन का टीआर दिया है, कुछ सूजा हुआ था एक टीजीसी वाले भैया का, उनको उसका टीआर दिया, किसी को हर्निया का टीआर दिया है। तो हम, लेकिन एक मैं था, एक टीजीसी वाले भैया थे, हम दोनों उन्होंने फीड बोला, लेकिन एक को इको बोल दिया था कि ईसीजी में प्रॉब्लम आया है। हाँ ईसीजी का भी एक रह गया, ईसीजी उन्होंने किया, बाकी बोर्ड्स में ईसीजी करती नहीं, यहाँ पे करते बस। एक नॉर्मल ग्राफ ऐसे होता है ईसीजी का, एक का ग्राफ ऐसे डायरेक्ट लिंक किया था। तेरा हार्ट है या क्या है ये, वो टेंशन में आ गया। जैसे डॉक्टर को दिखाया, उसने बोला कि नहीं ये मशीन का प्रॉब्लम था। फिर रिपोर्ट हुआ, फिर उसको जरा रात भर सोया नहीं था, टेंशन में था, तो पापा को कॉल किया, पापा मेरा ग्राफ अलग ही आया है। उसके पापा डॉक्टर के पास गए, बात की, लेकिन फिर अगले दिन उसका सही आया, लेकिन फिर भी उसे कार्डियक मरमर कुछ बोला है, उसका भी इको होना है। तो उसके बाद हम में से भी जो 6 थे, उनमें से 2 को डीएनएस बोला, उनका एंडोस्कोपी है कल। तो फिर मेडिसिन क्लियर हो गया, फिर भी उन्होंने सस्पेंस रखा था, मुझे सर्जिकल का पता नहीं था मेरा फिट किया है या नहीं, एक्सरे क्लियर किया है नहीं। फिर अगले दिन गए, उन्होंने गलती से मुझे किसी और का एप्लीकेशन दे दिया टीआर वाला, मुझे लगा मुझे उसका मिल गया है, मैं भर रहा था, उन्होंने, सर ने बोला अरे तेरा नहीं है वो, फिर उन्होंने उसको दिया। फिर मेरा मतलब मैंने देखा मेरे डॉक्यूमेंट्स, तो उस पर सब पे फिट लिखा था, एक खुशी हुई हाँ मैं फिट हूँ। फिर नेक्स्ट डे मतलब संडे आ गया, सैटरडे को वो हुआ, मेरा रिव्यू हुआ, सर्जिकल का क्लियर हुआ। फिर संडे आ गया, संडे छुट्टी थी, फिर मंडे के लिए लेके बुलाया हमें, बोर्ड कॉन्फ्रेंस था, उसके लिए गए। तो वो जो लेफ्टिनेंट कर्नल थे प्रेसिडेंट, वो थोड़ा मतलब एंटी मुस्लिम थे, हम सबसे पूछ रहे थे। एक का नाम साहिल था, जो मेरे आगे था लाइन में, उसे बोला साहिल तो मुस्लिम लोगों का नाम होता है, तेरा नाम क्यों रखा है ऐसा। उससे झगड़े किए, मतलब 10-15 मिनट उसी पे चला कि नाम क्यों रखा है साहिल। उसने बोला सर मैं मेरे बच्चे का ऐसा नाम नहीं रखूंगा।
फिर वो सर ने बोला ओके। तो मुझसे भी पूछा कि पीयूष नाम क्यों रखा है ऐसा वैसा, मैंने बोला सर मुझे पता नहीं, फैमिली ने रखा है, मतलब मैं सीधे सीधे नो बोल दिया कि आइडिया नहीं मुझे क्यों रखा है। तो उन्होंने बोला कि तुझे पता है तू फिट है, मैंने बोला यस सर ने बता दिया था। फिर उनके बाद देखते क्यों बताया, मुझे बताना था। फिर उन्होंने बोला ओके तो मेरिट का तो प्रॉब्लम आएगा नहीं, तो उन्होंने ऑल द बेस्ट किया फॉर एकेडमी। फिर हम लोग बैठे थे वहाँ पे, जो लोगों को टीआर में थे उन्होंने फॉर्म भरे, वो लोग टेंशन में थे अभी 42 डेज और फिर अपील करना पड़ेगा। और हम में से भी जो प्रीवियस रिकमेंड थे उन सबको टीआर था, तो वो लोग सीधा वहीं से हॉस्पिटल गए। और फिर मेडिकल का मतलब प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हम लोग, किसी को भी कुछ भी निकल सकता है। मेरा लकीली फिट निकला, लेकिन काफ़ी लोगों को देखा मैंने ईसीजी का प्रॉब्लम आया है, किसी को डीएनएस का प्रॉब्लम आया है। तो बस वही मतलब फिजिकली फिट रहो, ज़्यादा वेट मत बढ़ाओ, क्योंकि वो वेट उनका ग्राफ अलग ही होता है और वो वेइंग मशीन पे डिपेंड करता है। हमसे पहले जो गए थे उनका 2 किलो एक्स्ट्रा दिखाया था वेट, हम जब गए तो हमारा 2 किलो कम दिखाया वेट, तो वेइंग मशीन पे भी डिपेंड करता है। तो मतलब एसएसबी का तो यही है कि कॉन्फिडेंट रहो, जो रियल हो वही रहो। मैं इंटरव्यू में मैंने यही किया था कि आप जो पूछोगे सर मैं आपको राइट सही से आंसर दूंगा, झूठ नहीं बोलूँगा कुछ भी। वही लास्ट टाइम मैंने बहुत फेंका था, मतलब लास्ट एसएसबी में मैंने बहुत फेंका था, सच कुछ नहीं बताया था, बस घुमा रहा था सर को। तो हाँ इस बार एक मुझसे एक ही टेक्निकल को क्वेश्चन पूछा, लास्ट टाइम बहुत पूछे थे टेक्निकल, इस बार उन्होंने मुझसे पूछा डू यू नो बोट, मैंने बोला यस। उन्हें मेन मुझसे जाना था आर्किमिडीज प्रिंसिपल, लेकिन मैंने डायरेक्टली बोला नहीं उन्हें मजबूर किया मुझसे पूछने के लिए कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में बता। फिर उन्होंने मुझसे बोट के बारे में पूछा, उन्होंने बोला कौन से मटेरियल से बनता है, मैंने बोला एल्यूमिनियम से बनता है। तो उन्होंने बोला एल्यूमिनियम से बनता है, मैंने गेस। फिर वो ग्लास के नीचे उनका एक ये रखा था कवर, उन्होंने निकाल के दिखाया ये किसका बना है, मैंने बोला स्टील का बना है। उन्होंने बोला बोट किसकी बनती है, फिर मैंने बोला सर आयरन की बनती है बोट। उन्होंने बोला आयरन की बनती है, मैंने बोला यस सर। फिर वो बोलता आयरन हेवी नहीं हो जाएगा, नहीं। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आयरन सिंक होता है या फ्लोट होता है, मैंने सिंक होता है। फिर उन्होंने बोला बोट कैसे आयरन से बनती है, फिर मैंने चेंज किया, फिर मतलब स्टील से बनती है बोट। फिर उन्होंने मुझसे आयरन और स्टील का डिफरेंस पूछा, वो मैंने बता दिया। फिर आखिरी में मुझे पूछना पड़ा मुझसे कि व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज के बारे में पूछा, मैंने काफ़ी अजीब आंसर दिया कि सर जब भी कोई हेवी वेट पानी में जाता है तो पानी बाहर आता है। मैंने आंसर दिया था उन्हें, वो हंसने लग गया। फिर उन्होंने करके दिखाया मुझे, ऐसे इरेजर उठाया ग्लास में डाला, दिस इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। उन्होंने कहा कि ये तो बच्चा भी बोल देगा कि कुछ पानी में डालोगे तो पानी बाहर आएगा। फिर मैंने बोला सो लेट मी कंप्लीट माय आंसर। फिर मैंने बॉयलेंट फोर्स के बारे में बताया सब। फिर उन्हें लगा होगा इससे पूछे फायदा नहीं और घुमाएगा ये। उन्होंने और टेक्निकल पूछा नहीं मुझसे, बस यही पूछा कि ग्लास में कितना वाटर है। और ग्लास था अराउंड 300 ml का, मैंने बोला सर 300 ml वाटर होगा इसमें। फिर उन्होंने पूछा इसे कि केजी में कन्वर्ट कर। फिर मैं सोचने लग गया। फिर उन्होंने बोला कि ऐसा यूनिट क्या होता है वेट का। फिर उन्होंने मुझसे पूछा वेट, फिर मैंने बोला सर केजी होता है ऐसा यूनिट। उन्होंने बोला केजी में कन्वर्ट कर। फिर मैं सोचने लग गया। फिर उन्होंने बोला कितना लीटर होगा, मैंने बोला सर 0.3 लीटर होगा। फिर उन्होंने बोला केजी में कितना आएगा, फिर मैंने बोला सर 0.3 केजी होगा। फिर उन्होंने बोला कैसे गेस किया तूने, मैंने बोला सर 1 kg इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 लीटर। फिर वो हंसने लग गए। तो मैंने बोला सर आई थिंक दिस इज राइट। उन्होंने बोला ओके। फिर टेक्निकल तो पूछा नहीं उन्होंने, उन्हें पता था ये घुमाएगा। और फिर जोग्राफी पे उन्होंने ली थी मेरी काफ़ी, लेकिन मतलब था मेरा जोग्राफी स्ट्रॉन्ग, तो प्रॉब्लम आया नहीं। और फिर उन्होंने मुझसे नेशनल न्यूज़ पूछे, तो मैंने भी ऐसे नेशनल न्यूज़ बोले जिस पे काउंटर मुझे पूछ ना सके। मैंने बोला सर दिल्ली एनसीआर में कोविड केसेस बढ़ रहे हैं और महाराष्ट्र में वो स्पीकर का कुछ चल रहा है। मैंने बोला क्या चल रहा है, मैंने बोला वो पता नहीं लेकिन कुछ चल रहा है। तो फिर वो उन्होंने बोला ओके। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कोचिंग ली है, मैंने बोला यस सर ली है मैंने कोचिंग। फिर उन्होंने बोला कहाँ से ली है, मैंने एक पीएसएल का नाम लिया और आफ्पा लिया। तो उन्होंने बोला पीएसएल क्या है, मैंने बोला सर पब्लिक सर्विस एंड लीडरशिप विच इज स्टार्टेड बाय माय 2 सीनियर्स, ऐसा बोला मैंने। तो उन्होंने कहा ओके। फिर आफ्पा के बारे में मतलब बस उन्होंने बोला आफ्पा फ्रॉम नागपुर, मैंने कहा यस। तो फिर आफ्पा के बारे में कुछ पूछा नहीं। फिर वो खुद ही बोलते हैं मुझे उसका अच्छा रिजल्ट है, मैंने बोला यस रिजल्ट है। फिर मतलब वही था कि साइक की तो बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर रॉ जाओगे तो फिर बस पिक्चर डिस्क्राइब करके आओगे, स्टोरी लिख नहीं पाओगे, तो वो बहुत प्रॉब्लम आता है। और इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट रहना है, भले ही गलत आंसर दो लेकिन कॉन्फिडेंट रहो। मेरे साथ एक और था, उसने भी काफ़ी गलत मतलब बहुत ज़्यादा गलत आंसर दिए थे। वो था एयरफोर्स से रिकमेंड हुआ, आया आर्मी में था, आर्मी का पूरा गलत बोल के आया वो, तो कमांड्स भी याद नहीं थे। तो मतलब वही कॉन्फिडेंट था इसलिए फिर रिकमेंड हो गया। तो ये कॉन्फिडेंट रहो और मतलब बी रियल, जो है वही दिखाओ वहाँ पे। यदि तुम कुछ और दिखाओगे तो फिर सिलेक्ट नहीं होगे, वो पकड़ लेते हैं, बहुत एक्सपीरियंस रहते हैं, वो पकड़ लेंगे तुम्हें। तो वही बी रियल बी कॉन्फिडेंट और पढ़ाई करो, पढ़ाई करनी पड़ती है।
मेरे जैसा मत करो, मैं लकी था, हो गया रिकमेंड ने तो फिर वही इंजीनियरिंग कर रहा था देवगिरी से। बस यही था।